तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें हम कंक्रीट के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई कितने टाइप्स की कंक्रीट होती है, कंक्रीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंक्रीट के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कि कंक्रीट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, बेसिकली हम ये पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इसकी आपकी एक लैब भी होगी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की लैब। उससे हम जो है जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो आपके सिलेबस में वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन के मतलब कंक्रीट होता क्या है, उसके यूजेस क्या है और हम कंक्रीट को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, और हमारा अगला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर होगा कि कंक्रीट के पार्ट्स क्या क्या मतलब कंक्रीट क्या मिला के हम कंक्रीट को बनाते हैं। कि कंक्रीट में सीमेंट डलती है, उसके बाद में एग्रीगेट्स डलते हैं। फिर एग्रीगेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक फाइन एग्रीगेट्स होते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं। फाइन एग्रीगेट्स वो होते हैं जो 4.75 mm की सीव से पास हो जाते हैं। सीव मतलब एक छलनी होती है। ठीक है, इसके बारे में और आगे देखेंगे, पर सीव के बारे में बता रहा हूँ सिंपल कि एक छलनी होती है, अगर जो भी एग्रीगेट्स है उस सीव से पास हो जाए 4.75 mm की, तो उसे फाइन एग्रीगेट कहते हैं, और जो पास ना हो उसे कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। तो कंक्रीट बनता है सीमेंट से, वाटर से और एग्रीगेट से। ठीक है, और एग्रीगेट को हम फाइन और कोर्स दोनों में उसी प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एग्रीगेट को भी आगे पढ़ेंगे कि एग्रीगेट के शेप और साइज के हिसाब से कितने टाइप के एग्रीगेट होते हैं। भी ठीक है, और एग्रीगेट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस के कारण, पार्टिकल साइज के कारण भी हम आगे जो है एग्रीगेट को क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद अगला कंस्टिट्यूएंट आता है वाटर। भाई वाटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके अंदर डिसॉल्व सॉलिड होने चाहिए नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में अगला चैप्टर आएगा वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब जो हम पानी ऐड करते हैं सीमेंट में। ठीक है, तो पानी वैसे सीमेंट में जब ऐड करते हैं तो रिएक्शन होती है, जिसके कारण ही जो सीमेंट जो होता है वो एक चिपकता हुआ मटेरियल बनता है। सीमेंट तो सबने देखी है। सीमेंट ये होती है कि भाई एक सीमेंट ऐसे ऐसे ग्लू टाइप का पार्टिकल होता है। ठीक है, जैसे ही उसमें वाटर ऐड करते हैं वो ग्लू की तरह एक्ट करता है। वो दो मटेरियल्स को बाइंड करने के लिए काम आता है, जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, और जैसे ही हम सीमेंट में वाटर डालते हैं तो क्या होता है कि जो एक सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करने लगता है, और उससे हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और फिर हम कि कितना वाटर हम सीमेंट में ऐड करें। ठीक है, ताकि वो हमें बेस्ट जो है जो बाइंडिंग मटेरियल बने, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मतलब मोटा। उसके बाद हम वर्केबिलिटी की कंक्रीट से मतलब जो भी कंक्रीट है जो हमने बनाई है उसे कितनी आसानी से हम काम कर सकते हैं। कि आप सिम एक कंक्रीट का पेस्ट बनाओगे, आपने लिया सीमेंट लिया वाटर लिया एग्रीगेट्स लिए, सब कुछ मिक्स कर दिया। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स तो कर दिया, लेकिन आपको पता है धीरे धीरे जो कंक्रीट होती है या जो सीमेंट होती है वो सेटल डाउन करने लग जाती है। सेटल डाउन का मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करना होती है, मतलब जमने लग जाती है। तो हम कितनी देर तक सीमेंट से अच्छी तरह से आसानी से काम कर सकते हैं, जो भी हमें जहाँ उसको ले जाना है बनाना है, जहाँ पे भी उसकी प्लेसिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, कि कंक्रीट की अलग अलग प्रॉपर्टीज, कि भाई कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में होता है तो कैसे होता है, हार्डन स्टेट में मतलब जब कंक्रीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है जब कैसा होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शनिंग फॉर नॉर्मल कंक्रीट, कि मतलब हम एक कंक्रीट में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं और उन्हें कितने कितने वो वेट के रेशियो से उनको ऐड करें। ठीक है, कि भाई सीमेंट कितना, जैसे हम M20 कंक्रीट है, आप इसके बारे में आपने पहले बिल्डिंग मटेरियल्स में देखा होगा। M20 क्या रिप्रेजेंट करता है, कि भाई कंक्रीट एट जो है जिसके 28 डेज पे स्ट्रेंथ होगी 20 न्यूटन पर mm²।
मतलब जो M20 था वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि कंक्रीट की 28 डेज पे कितनी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसमें देखेंगे कि M20 कंक्रीट बनाने के लिए हमें सीमेंट कितना ऐड करना पड़ेगा, वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, एग्रीगेट्स कितने ऐड होंगे, और उसके बाद में एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर होते हैं केमिकल कंपाउंड जो हम उसमें ऐड करते हैं ताकि जो है कंक्रीट जल्दी सेटल हो जाए। सेटल का मतलब होता है अपनी स्ट्रेंथ गेन जल्दी कर ले, ठीक है। उसके बाद में या फिर हमें ज़्यादा देर तक कंक्रीट को सेटल नहीं होने देना है तो कौन से एडमिक्सचर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कई ऐसे होते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ गेन जल्दी हो जाए, इस तरह के होते हैं। और कई डिफरेंट तरह की कंक्रीट होती है कि भाई कंक्रीटिंग कोल्ड वेदर में हम कंक्रीट कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारी कंक्रीट है, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट तरह की कंक्रीटिंग कर सकते हैं हम। कोल्ड वेदर में कर सकते हैं, अंडर वाटर में हम ये चाहेंगे कि हमारी जो कंक्रीट है जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले। कोल्ड वाटर कंडीशन में भी हम यही चाहेंगे। हॉट वेदर में हम ये चाहेंगे कि हमारा जो कंक्रीट में वर्केबिलिटी है ज़्यादा टाइम तक रहे, ताकि हम ज़्यादा आसानी से उसमें लॉन्गर टाइम तक उससे काम कर सके। रेडी मिक्स कंक्रीट होती है जो मतलब रेडी मिक्स आरएमसी प्लांट होते हैं जहाँ से कंक्रीट बनकर आती है, आपको साइट पे नहीं बनानी पड़ती है, ठीक है। फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होती है, जैसे आपने रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वो होती है कि जिसमें आप जो है स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। और कंक्रीट सिंपल होती है जिसमें सीमेंट सैंड और वाटर जो है, सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट और वाटर का यूज होता है। और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होती है जिसमें हम स्टील का और यूज करते हैं, ठीक है, उसमें स्टील की बार्स लगाते हैं। फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वो होती है जिसमें हम फाइबर को यूज करते हैं। फाइबर क्या होते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो आपके क्लॉथ में होते हैं, ठीक है, तो हम उनका यूज करते हैं। पॉलीमर कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट में हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स डालते हैं, पॉलीमर कंपाउंड्स। फ्लाई ऐश कंक्रीट, फ्लाई ऐश जो क्या ये जो कोल प्लांट होते हैं इनसे जो वेस्ट होता है वो फ्लाई ऐश निकलता है, तो हम उसको यूज करके भी फ्लाई ऐश कंक्रीट बनाते हैं। सिमिलरली सिलिका फ्यूम कंक्रीट है। कंक्रीटिंग ऑपरेशंस हम करते हैं कि कंक्रीट को स्टोर कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है जो कंक्रीट है वो थोड़ा सा ही पानी मिलने पे, जो आप सीमेंट होती है थोड़ा सा भी पानी मिलने से क्या होता है कि वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो हम किसी सीमेंट को जो साइट पे स्टोर कैसे करें, एग्रीगेट जो हमारे हैं, जो मतलब हमारी सैंड है, ठीक है, वो गीली ना हो, ठीक है। अब किस तरह से बैचिंग करते हैं, बैचिंग का मतलब ये होता है कि हम कितने कितने जो है, अब जैसे आप एक सीमेंट बना रहे हो, मतलब कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हो किसी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, तो बैचिंग ये काम करती है कि कितने वेट के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से आप किसी एग्रीगेट एक सर्टेन स्ट्रेंथ की बनाने के लिए कितना एग्रीगेट लगेगा, ठीक है, कितनी सीमेंट लगेगी, ठीक है, उनको अलग अलग जगह स्टोर करते हो, ठीक है। फिर आप मिक्सिंग करते हो कि मिक्सिंग करोगे जितने भी आपने बैचिंग में अलग अलग जगह स्टोर करा उन्हें, ठीक है। उसके बाद में आपने मिक्सिंग करी, मिक्सिंग से ये होगा कि आप जो भी जिस स्ट्रेंथ की आपको कंक्रीट बनानी है, आप उस तरह से उसको मिक्स करेंगे। आप हैंड से मिक्स कर सकते हो, मशीन मिक्स कर सकते हो, आरएमसी से मिक्स करते हो। रेडी मिक्स के कंक्रीट के प्लांट होते हैं। फिर आप क्या करते हो, आपको उस कंक्रीट को, ठीक है, आप उस कंक्रीट को ट्रांसफर करते हो, मतलब एक ट्रांसपोर्ट करते हो जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है। फिर जो प्लेसिंग होती है कि कंक्रीट को आपको कहाँ प्लेस करना है, कि आपको एक वॉल बनानी है तो आप उस वॉल के अंदर उसकी प्लेसिंग करते हो। फिर क्या होता है, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन मतलब जैसे आपने रैमर देखे होंगे घर पे आपके, मतलब घर बनाते समय जब रैमर्स होते हैं, हैंड रैमर्स आपने देखे होंगे, या फिर आपको सड़क सड़क बनाते हुए कंपैक्टर्स देखे होंगे कि भाई आप जो है उसी तरह से इसमें भी आपको कंपैक्शन करनी पड़ती है कंक्रीट की, ठीक है। और लास्ट में आपको फिनिशिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और क्योरिंग क्या होता है कि हम
क्या होता है, कंक्रीट को अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए एकदम, ठीक है, तो 28 डेज लगते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसे कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, वाटर से क्या होता है, उसमें हाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन से कंक्रीट जो है अपनी स्ट्रेंथ गेन करती है। ठीक है, पानी प्रोवाइड करता रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्योरिंग कहते हैं। ठीक है, जॉइंटिंग कि भाई कहीं कहीं जो है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स बनते हैं या फिर डिफरेंट तरह के एक्सपांशन जॉइंट बनेंगे बिल्डिंग में, उसे जॉइंटिंग कहते हैं। और कोई डिफेक्ट होंगे। अब अलग तरह के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम कंक्रीट को बिना तोड़े उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाना। ठीक है, उसे कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट में सीमेंट होगा, वाटर होगा, सैंड होगा और ग्रेवल होगा। ग्रेवल का मतलब यहाँ कहना चाहता है कोर्स एग्रीगेट। ग्रेवल का मतलब हो गया कोर्स एग्रीगेट, CORSE, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, और सैंड का मतलब हो गया फाइन एग्रीगेट। ठीक है, बेसिकली एयर तो हर जगह पाई जाए क्योंकि वॉइड्स तो हर जगह होते हैं। ठीक है, तो एयर को छोड़ के ये जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, इससे कंक्रीट बनती है। ठीक है, सीमेंट से, वाटर से, सैंड से और ग्रेवल से। ठीक है, इसको हमें अलग रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अब M25 कंक्रीट होती है। M25 कंक्रीट का मतलब होता है जो कंक्रीट 28 डेज पे कितनी स्ट्रेंथ गेन करे, 25 न्यूटन पर mm²। 28 डेज पे उसकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 25 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसका M25 का मतलब होता है, और इसको हम रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं 1:1:2। ये पहला रिप्रेजेंट करता है सीमेंट को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है सैंड को, और ये 2 रिप्रेजेंट करता है कोर्स एग्रीगेट को। तो 1:1:2 में हम इसको रेशियो में डिवाइड करते हैं। और वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वो हम अपने हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमें सीमेंट चाहिए जिसमें वाटर ज्यादा हो कम हो, उस हिसाब से हम वेरी करते हैं। ठीक है, अब हम कंक्रीट ही क्यों यूज करते हैं, बेसिकली हमारा यूज करने क्या है, कंक्रीट ही क्यों यूज करते हैं। कंक्रीट एक बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है कि मतलब आप कंक्रीट को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, अंडर वाटर भी यूज कर सकते हो, हॉट वेदर कंडीशन में भी यूज कर सकते हो, कोल्ड वेदर कंडीशन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने बताया था कि सीमेंट में जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो एक हीट सी रिलीज होती है। वो हीट रिलीज को क्या बोलते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये है ना, जो कंक्रीट होता है वो नॉन कंबस्टिबल होता है। ठीक है, नॉन कंबस्टिबल मतलब इसमें आग नहीं, इतनी आसानी से जलता नहीं है। ठीक है, और स्लो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर मतलब एक कंक्रीट क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, और कंक्रीट को बहुत ही कम मेंटेनेंस चाहिए। ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंक्रीट को मेंटेनेंस कम चाहिए। और ये दोनों, पहला और चौथा है, और कंक्रीट बहुत वर्सेटाइल और ड्यूरेबल मटेरियल है, और इसकी कॉस्ट बाकी मटेरियल हम कोई चीज से बनाए उससे कम होती है। ठीक है, अब ये सब हिस्ट्री है कि भाई कंक्रीट जो है एक लैटिन वर्ड कॉन्क्रीटस से बना था। ठीक है, ये हिस्ट्री विस्ट्री तो अभी कोई काम की नहीं है। अब ये आपकी बुक्स है। तो सबसे पहले क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी होती है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि जो कंक्रीट, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जो भी उसकी जो पूरी प्रॉपर्टीज की स्टडी होती है, उसका है, कहते हैं हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसमें आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्या क्या नॉलेज बनती है। कंक्रीट से टेक्नोलॉजी से इस सब्जेक्ट से आपको पता चलेगा कि साइट पे आपको कौन कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं किसी एक कंक्रीट की
जो है आप यूज कर रहे हैं कि वो कैसी है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, उसकी वर्केबिलिटी कितनी है। वर्केबिलिटी मतलब कि कितनी आसानी से हम उस कंक्रीट से काम कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, उसको कैसे उसको स्टोर करना है, ठीक है, कैसे उसके साथ वर्क करना है, कैसे उसकी प्लेसिंग करनी है, हमें उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी है, ठीक है, और कौन कौन से जहां जहां ये मतलब कंक्रीट कहाँ कहाँ यूज होगी, और जो भी कंक्रीट में फॉल्ट्स होंगे, कोई भी डिफेक्ट्स होगा कंक्रीट में, वो हमें पता लगाना है, क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई तो डिफेक्ट्स होते हैं, तो कंक्रीट में भी होंगे, तो कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट जिससे हमें उनके डिफेक्ट पता चले। अब कंक्रीट क्या है, एक कंपोजिट मटेरियल है, जिसमें क्या है, सीमेंट ऐड होता है, वाटर ऐड होता है, और एग्रीगेट ऐड होता है। अब एग्रीगेट क्या होता है, मैंने एग्रीगेट टू टाइप्स के होते हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट वो होते हैं जो 4.75 mm की सीव से पास हो जाए। सीव मतलब एक छलनी होती है, ठीक है, जैसे ये मैं उसका प्लान बता देता हूँ, जैसे एक सर्कुलर छलनी ले ली, तो मतलब इस तरह से एक छलनी होगी, अगर इससे पास हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइन एग्रीगेट। ये 4.75 mm की होती है, ये मतलब ये पता होना चाहिए कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में डिफरेंस कैसे कर पाए, ठीक है। ये मतलब एसएससी जेई का पेपर दो तो आप उसमें पूछ लेते हैं, कोई मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम तो ही पता होना चाहिए 4.75 mm, ठीक है। और जो एग्रीगेट इससे पास था उन्हें बोलेंगे हम कोर्स एग्रीगेट, और जो पास हो जाए उन्हें बोलेंगे फाइन एग्रीगेट, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट मटेरियल का मतलब होता है जो मटेरियल जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना हो, जो दूसरों से एक दूसरे से मैच नहीं खाते। सीमेंट अलग है, वाटर अलग है, एग्रीगेट अलग है, जब ये सब मिलते हैं तो एक फ्लूइड मास बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट। और हम उसको डिफरेंट शेप में मोल्ड करते हैं, जहां जहां हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह की शेप को बनाते हैं, और फिर वो सारे इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करके हमें एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने में आसानी प्रोवाइड करता है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है गुड कंक्रीट, सबसे पहला हमारा जब भी काम करते हैं तो सबसे पहले सिविल में भी कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए, तो इट शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है। एग्रीगेट क्लीन हार्ड ड्यूरेबल ये सब तो ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है। वाटर सीमेंट रेशियो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा सही होनी चाहिए। अगर वाटर ज्यादा हो गया तो कंक्रीट बहने लग जाएगा, ठीक है, वो एक तरह से बहने लग जाएगा, उसे कहते हैं। या फिर जो भी कंक्रीट है, जैसे आप उसे वाइब्रेट करोगे ना, कि मतलब जैसे आप कंक्रीट में अगर आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा कि जैसे आपने कभी सैंड देखा होगा, सैंड में अगर आप पानी ज्यादा डाल देते हैं तो कीचड़ सा हो जाता है, और क्या पानी ऊपर आ जाता है और सैंड नीचे बैठ जाती है। उसी तरह से सेम जो होगा, सेम ये होगा, अगर आप वाटर ज्यादा कर देंगे तो उसे कहेंगे एक तरह से सेग्रीगेशन हो जाएगा, कि भाई जो कंक्रीट के जो एग्रीगेट है, सीमेंट है, ये सब तो नीचे बैठ जाएंगे, और जो पानी है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, इसे सेग्रीगेशन भी कहते हैं। और ज्यादा पानी होता है तो ब्लीडिंग भी होती है, मतलब पानी बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वाटर इज इन कंक्रीट जो है, जो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो वाटर होना है उसमें कोई भी, आपने ट्रिपल डब्ल्यू में पढ़े होंगे, जो जो उसमें सॉलिड्स होते हैं वाटर के अंदर, डिजॉल्व सॉलिड्स या फिर कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ये सब उसमें वाटर में नहीं होनी चाहिए। सफिशिएंट क्वालिटी होनी चाहिए सीमेंट की, मतलब सीमेंट एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इट शुड हैव गुड वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर एक फ्लो सा, पेस्ट सा रहने की, एक गुड पेस्ट सा वो बन जाए, ताकि हम उसको बहुत इजीली उससे काम कर सकें।
ठीक है, और एक होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ये डेंस होना चाहिए, कंपैक्ट होना चाहिए, ये ड्यूरेबल होना चाहिए। वैसे कंक्रीट ड्यूरेबल होती है, ठीक है, और ये मतलब जो वेदरिंग एजेंसीज क्या होती है, जो मतलब उसको खराब कर सके, मतलब इरोड कर सके, ठीक है। इट शुड हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंक्रीट की सबसे एक इम्पोर्टेंट है होती है कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई भी चीज पे अगर आप उसको स्ट्रेस को कम, मतलब कोई भी चीज से हम उसको लोड लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब उसके ऊपर, ठीक है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर उसी कंक्रीट के ब्लॉक को हम खींचेंगे ना, तो उसकी जो जो मतलब क्या बोल सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी ना, वो 10 to 15% होगी इसकी, 10 to 15% तक वेरी करेगी इसकी। ये मतलब अगर मान लो आपने M25 बनाई है, तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो 2.5 से समझे 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ऐसा कुछ वेरी करेगी, ठीक है। अब बहुत सारे कंक्रीट बनाने में ऑपरेशन यूज होते हैं कि भाई हमने पढ़े थे कि भाई कंक्रीट बनाने में मिक्सिंग होती है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे कैसे हम जो है वेरी करवा सकते हैं, कौन कौन सी ग्रेड की स्ट्रेंथ होती है। जैसे ग्रेड का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की जो है हम कंक्रीट बना सकते हैं, जैसे M10, M15, M20, M35। सिमिलरली सीमेंट की भी बहुत सारी ग्रेड होती है, वैसे मेनली तीन ही ग्रेड होती है सीमेंट की, M33, M43 और M53, ये तीन ग्रेड होती है। M53-33 का मतलब ये होता है कि 28 डेज पे जो उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब उसके बाद में हम बहुत सारे कंक्रीटिंग ऑपरेशंस भी करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं मटेरियल्स को, तो कौन कौन से मटेरियल्स को, सीमेंट को, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। फिर हम बैचिंग करते हैं, मतलब उनको जितनी सीमेंट की स्ट्रेंथ का बनाने के लिए हम उन्हें एक वेट की रेशियो में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने बताया था कि भाई M25 के लिए रेशियो होती है 1:1:2 है, तो हम उस जो भी हमारा एग्रीगेट जो हम बना रहे हैं उस कंक्रीट को, हम उस रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे, उसे कहते हैं बैचिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट को साइलोज में स्टोर करते हैं। साइलोज इस तरह के होते हैं, ठीक है, इस तरह के साइलोज होते हैं। नीचे से एक फ्रस्टम टाइप की शेप होती है, ठीक है, इस तरह से साइलोज होते हैं। और इन साइलोज से हम जो है वो कंक्रीट को पोर करवाते हैं, मतलब सीमेंट को पोर करवाते हैं, और धीरे धीरे बैचिंग प्लांट में इनको मिक्स करते हैं। वैसे सीमेंट जो इसका जो स्ट्रेंथ रहता है, वो हम 3 डेज पे भी लेते हैं, 7 डेज पे भी लेते हैं, और 28 डेज पे। 28 डेज पे हम इसलिए फिक्स कर रखा है कि 28 डेज पे कंक्रीट अपनी 90% से अबव स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, ठीक है। इसलिए हम कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज पे चेक करते हैं, ठीक है। ये IS 456 में भी दिया हुआ है। IS 456 जो कोड है वो कंक्रीट का कोड है, ठीक है। जो RCC रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड का बताया था मैंने, जो स्टील होते हैं, तो मतलब जो कंक्रीट से बेस्ड जो कोड है RCC कंक्रीट का, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का, और सिंपल कंक्रीट का वो है IS 4562। ये अब नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में आपका आएगा, डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, या फिर डिजाइन ऑफ, हाँ, डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। जो डिजाइन से बेस्ड होगा वो IS 456 में होगा। ठीक है। फिर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं जो भी हमने कंक्रीट बनाई है, फिर उसको प्लेस करते हैं कि हम कोई वॉल बना रहे हैं, फिर उनको कंपैक्ट करते हैं ताकि उसमें कोई वॉइड्स ना रह जाए।
वॉइड्स रहने की वजह से क्या होता है, जो कंक्रीट होती है अपनी पूरी स्ट्रेंथ कभी गेन नहीं कर पाती। जैसे हम घर बनाते समय सोयल को कंपैक्ट करते हैं रैमर से, ठीक है। जैसे दो दीवारों के बीच में मिट्टी हो, जहाँ कंपैक्ट कर मतलब दीवारों के कॉर्नर में जहाँ मिट्टी को कंपैक्ट करने के रैमर्स यूज करते हैं। रैमर्स ऐसा दिखता है, एक डंडा सा होता है और नीचे एक सर्कुलर सा, उसमें फ्लैट सर्कुलर सा होता है, ठीक है। और उसको हम एक हैंड रैमर होते हैं, तो इनसे हम जाके कंपैक्ट करते हैं। रोलर्स तो आपने देखे ही होंगे, ठीक है। एक स्मूथ व्हील रोलर होता है, ठीक है, अलग अलग टन का, मतलब टन उसका वेट होता है, तो उससे हम कंपैक्ट करते हैं जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और जब भी खेलते हैं तो उसमें भी रोलर मूव होता है, ठीक है, जिससे हम कंपैक्शन करते हैं। पर कंक्रीट के कंपैक्शन में हम वाइब्रेटर ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हम उन्हें वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण हमारा कंक्रीट कंपैक्ट हो जाता है। सैंड के केस में उसमें हम ये जो रोलर्स है ये सब यूज करते हैं। इसमें फ्लैटिंग प्रोवाइड, ठीक है। अब उसके बाद में हमने इंग्रेडिएंट्स को एक तरह से टेबल बनाई हुई है कि हम कौन कौन से एग्रीगेट यूज करते हैं। सीमेंट यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं, कोर्स एग्रीगेट करते हैं, वाटर करते हैं। फिर उनकी बैचिंग करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के बाद हम टेस्टिंग करते हैं कि भाई उसने वर्केबिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ली। फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, कंपैक्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। फिनिशिंग का मतलब होता है उसको कि भाई उसको कोई फ्लैट सरफेस करना या फिर अलग अलग शेप से प्रोवाइड करना, वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से फिनिशिंग कर देते हैं। और क्योरिंग क्या होता है, उसको 28 डेज तक वाटर को प्रोवाइड करना। अब कंक्रीट का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है बाइंडिंग मटेरियल जो यूज है। बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है, सीमेंट, जो दो मटेरियल को बाइंड करे डिफरेंट मटेरियल्स में। एक होती है सीमेंट कंक्रीट, एक होती है लाइम कंक्रीट। जहां हम सीमेंट यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे, उसे बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट। जहां लाइम यूज करते हैं उसे बोल देंगे लाइम कंक्रीट। अब डिजाइन पे हम कौन सी यूज करते हैं, डिजाइन पे हम क्लासिफाई करेंगे कंक्रीट को। एक होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हम क्या बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट है सिर्फ, जिसमें सीमेंट है, सैंड है, कोर्स एग्रीगेट है और वाटर है सिर्फ। और री कंक्रीट में क्या होगा, सरिया और उसमें प्रोवाइड होगा, मतलब हम स्टील भी उसमें प्रोवाइड कर देंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होगी, जिसे हम पहले से ही स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं उसमें हम कंक्रीट को बनाते समय हम पहले ही क्या बोलते हैं, जैसे हम क्या, हमें पता है, जैसे हमने कभी देखा होगा कि कंक्रीट में इस तरह से, जैसे ये कंक्रीट का आपने एक ब्लॉक समझ लिया, ठीक है। तो हम री कुछ ऐसा ऐसा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वैसे टेंशन साइड में नीचे ही प्रोवाइड करते हैं, तो अभी तो मैं ऐसे सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंक्रीट हम मतलब क्या है, री प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही री प्रोवाइड करते हैं तो उसे बोल देंगे आरसीसी। री नहीं प्रोवाइड करा तो बोल देंगे पीसीसी। और इसी री को पहले से ही स्ट्रेस प्रोवाइड कर दिया, मतलब इसी री को पहले से स्ट्रेच किया, इस री को पहले स्ट्रेच कर दिया। सिमिलरली इधर भी हमने स्ट्रेचिंग कर दी। और उसके बाद जब तक ये कंक्रीट कंपैक्ट नहीं हो जाती, मतलब अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं, उसके बाद हमने क्या करा, पहले सरिये खींच लिए और उसके बाद में कंक्रीट इसके ऊपर से गिरा दी, पोर कर दी। अब कंक्रीट जब अपनी स्ट्रेंथ पूरी गेन कर लेगी ना, तो हम ये सरिये यहाँ से काट देंगे। और जैसे सरिये काट देंगे, मतलब पहले से ही इसमें जो ये स्ट्रेस होगा पहले से ही आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले से एक टेंसाइल फोर्स लगा रखी थी, जिसकी वजह से इसमें भी कुछ स्ट्रेस आएगा। ऐसा मैं देखा होगा कि अगर हमने फोर्स लगाई होगी तो यहाँ पे भी स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। अब उसके बाद में एक होती है स्ट्रेंथ की वजह से लीन कंक्रीट और होती है रिच कंक्रीट। पीएससी में क्या होता है कि जो हमारा जो, एक मिनट, जैसे ये था कि हमने इसमें जो स्टील होती है, जो री होती है, उसको पहले से ही स्ट्रेच करते हैं, ठीक है।
रीइंफोर्समेंट को पहले से ही एक स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि उससे क्या होता है, रीइंफोर्समेंट में स्ट्रेस प्रोवाइड करने से क्या होता है, पहले से ही एक सर्टेन स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में इंड्यूस हो जाता है। सरिया खींचते हैं, ठीक है, और जैसे ही सरिया रिलैक्स होता है ना, तो इसमें क्या होता है, वो एक कंक्रीट में जो है कंपैक्ट होने के बाद में एक स्ट्रेस, इनर्ट स्ट्रेस पहले से ही प्रोवाइड कर देता है बिना किसी लोड लगने में। वो स्ट्रेस जो होता है लोड रेजिस्टेंस स्ट्रेस होता है, एक तरह से एक्स्ट्रा स्ट्रेस की तरह काम करता है, जो हमारे लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है कोई भी बीम की, कॉलम की, वो बढ़ा देता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ होती है लीन कंक्रीट और होती है रिच कंक्रीट। लीन कंक्रीट में ये होता है कि हमने जो है उसकी स्ट्रेंथ कम रखते हैं, ठीक है, और रिच कंक्रीट वो होती है कि जिसमें हम सीमेंट ज्यादा ऐड करते हैं और उसकी जो है स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो जितने भी M20 से अबव की ग्रेड की होती है उन्हें रिच कंक्रीट कहते हैं, और उससे पहले वाली को हम लीन कंक्रीट कहते हैं। उससे पहले वाली होती है M10 M15। अब स्पेशल कंक्रीट होती है लाइट वेट कंक्रीट, फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट, एयर एंड ट्रेंड कंक्रीट, व्हाइट एंड कलर्ड कंक्रीट, मास कंक्रीट। ये अलग अलग तरह की कंक्रीट होती है। लाइट वेट कंक्रीट में ये होता है कि हम इसमें जो एग्रीगेट यूज करते हैं वो लाइट वेट के यूज कर लेते हैं, या सैंड यूज नहीं करते, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि लाइट वेट कंक्रीट। प्यूमिस होता है, प्यूमिस स्टोन ये होता है कि जो अंदर से मतलब जिसमें वॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो हम प्यूमिस स्टोन यूज कर लेते हैं ताकि कंक्रीट का जो वेट हो वो कम हो जाए। फाइबर रीइंफोर्स में हम सिंथेटिक फाइबर्स यूज करते हैं, स्टील की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, फाइबर्स। वो हो गया फाइबर। हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट वो होती है जो बहुत ही जल्दी अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले, ठीक है, उस वाली स्टील को हम मतलब कंक्रीट को हम बोलेंगे हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट। एयर एंड ट्रेंड कंक्रीट, एयर एंड ट्रेंड कंक्रीट वो होती है हम उसमें एक्स्ट्रा एयर ऐड करते हैं, वॉइड्स के अंदर एयर होती है। अब आपको पता है कि भाई मैंने बताया था कि सीमेंट और जो कंक्रीट का मिक्सचर होता है कंक्रीट, उसमें वॉइड्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें एक्स्ट्रा एयर ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा एयर ऐड करने को क्या बोलते हैं, एयर एंट्रेंड कंक्रीट, ठीक है। व्हाइट एंड कलर्ड कंक्रीट, अगर किसी में हम कंक्रीट में कलर प्रोवाइड करते हैं तो कलर्ड कंक्रीट, ठीक है। और व्हाइट कंक्रीट होती है वैसे जैसे हमने लाइम कंक्रीट देखी ना, वो वाली। मास कंक्रीट, जब किसी लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट को हम बना रहे हैं तो उसको देंगे मास कंक्रीट। पॉलीमर कंक्रीट, जैसे फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, वैसे हमने किसी पॉलीमर जो है इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। वेयर द पॉलीमर रिप्लेसेस द सीमेंट वाटर मैट्रिक्स, मतलब सीमेंट को रिमूव करके जहां हम पॉलीमर ऐड कर रहे हैं उसे बोल देंगे पॉलीमर कंक्रीट। अब अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। तो भाई कंक्रीट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कंक्रीट अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। तो सबसे पहले होती है कि भाई कंक्रीट जब आपने वाटर के साथ मिक्स करा तो उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज इसलिए बोलते हैं कि कंक्रीट धीरे धीरे सॉलिड होना स्टार्ट होता है, ठीक है। प्लास्टिक मतलब वो अपनी मूविंग कैपेसिटी, जो मतलब इजिली मूव कर सकता था, वो धीरे धीरे लूज कर रहा है, तो उसे बोलेंगे प्लास्टिक स्टेज। दूसरी होती है हार्डेंड स्टेज। हार्डेंड स्टेज में ये होता है कि जो आपने उसको शेप प्रोवाइड कर दी उसने वो गेन कर ली और अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ली। अब वो ना कोई मूव कर सकता है ना कुछ और कर सकता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हार्डेंड स्टेज। प्लास्टिक स्टेज जिसमें उसने स्ट्रेंथ गेन नहीं करी, अपने हिसाब से आप उसे कैसे भी कोई भी शेप में डाल सकते हो। हार्डेंड शेप, हार्डेंड स्टेज वो होती है जब उसने अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ली और जो शेप एक बार प्रोवाइड हो गई वो ही शेप रहेगी। प्लास्टिक स्टेज क्या होती है, जिसमें गुड वर्केबिलिटी होगी, जिससे हम इजीली काम कर सकें। सेग्रीगेशन मतलब कि भाई जो सीमेंट और जो एग्रीगेट है वो एक तरह सेटल ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए, उसे कहते हैं सेग्रीगेशन। और वाटर अलग हो जाए, ब्लीडिंग, पानी निकलना ना सुन रहे। अवॉइडिंग फ्रॉम हार्शनेस, कि भाई कंक्रीट हार्श ना हो, मतलब जो भी उससे काम कर रहा हो उसपे क्या हो, कोई भी मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसको कोई चोट ना लगे उससे, मतलब तो हार्शनेस से। हार्डन स्टेज, फिर हार्डन स्टेज क्या होता है कि जब वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी है कंक्रीट लॉन्गर टाइम तक बनी रहे, उसे कहेंगे हम ड्यूरेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई जो कंक्रीट जो है पानी को अपने अंदर से पास ना होने दे, उसे बोलेंगे हम
इम्परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी मतलब जो प्रॉपर्टी जिससे पानी, जो वॉइड्स के थ्रू पानी एक कंक्रीट के अंदर से पास हो जाए, उसे बोलेंगे परमेबिलिटी। वॉइड्स के थ्रू पास होता है, ठीक है, पानी, वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिसकी वजह से एक चेन सी बन जाती है, इसके कारण पानी पास हो जाता है। और अगर पानी ना पास कर पाए तो उसे बोलेंगे इम्परमेबिलिटी। डायमेंशनल चेंजेस मतलब आपने कंक्रीट एक बनाई स्क्वायर शेप में, कि उसकी जो डायमेंशन है, ये ए बी सी, जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, उसमें कोई चेंज ना हो, ये डायमेंशन चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टी होती है हार्डन स्ट्रेचेस की। ठीक है, तो आज हम क्लास यही खत्म करते हैं। बेसिकली हम अगले बारे में पढ़ लेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये आप खुद ही पढ़ लेना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो ही मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा एडवांटेज डिसएडवांटेज। और उसके बाद हम कंक्रीट क्यों यूज करते हैं एज कंपेयर टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, ये हमारा यही लास्ट बचा है।